हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय विजन आइस डेली करंट अफेयर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 और 8 जुलाई 2024 के करंट अफेयर के बारे में दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम पहले आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, तो जो हमारा पहला आर्टिकल है वो कहता है कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि WNBR में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व जोड़े गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि मैप कार्यक्रम के तहत कोलंबिया सहित कई देशों को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है दोस्तों। ठीक है, तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में अब 136 देशों के 759 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ पहली बार 2 ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है दोस्तों। ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व उन्हें बोलते हैं दोस्तों जो किसी 2 देशों के बीच में होते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि कैपेन ब्रॉक जो है वो बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में है दोस्तों। ऐसे ही जूलियन आल्प्स जो है इटली और स्लोवेनिया में है। तो इन 2 बायोस्फीयर ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, मैप कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इससे 1971 में एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना था दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं दोस्तों। तो इसको कम करने के लिए या इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए विश्व स्तर पर मैप कार्यक्रम को लागू किया गया था दोस्तों। तो यह कार्यक्रम मानव आजीविका में सुधार और प्राकृतिक एवं प्रबंधित पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के उद्देश्य से प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के बीच सामंजस्य स्थापित करता है दोस्तों। ठीक है, क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है दोस्तों। ठीक है, यह ऐसे आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त एवं पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हो। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट बताता है दोस्तों कि भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि शीतमृ स्थल हो गए, नंदा देवी हो गए, कच्छ हो गया, सहसाचालम हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गई, ग्रेट निकोबार हो गए। ये 12 जो है बायोस्फीयर रिजर्व में जो कि वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे पहले शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दोस्तों। तो ये स्थलीय, तटीय या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में विविध प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह 3 मुख्य क्षेत्रों से मिलकर बनते हैं दोस्तों। कोर एरिया हो गया, बफर जोन हो गया, ट्रांजिशन जोन एरिया हो गया दोस्तों। जो इसमें लिखा है दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व इंस्टीट्यूट संरक्षण। इंस्टीट्यूट संरक्षण का मतलब दोस्तों ये है कि उस जगह पे ही संरक्षण करना, यानी कि अगर नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व इंस्टीट्यूट संरक्षण लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व में ही किसी भी स्पीसीज का संरक्षण करना ही इंस्टीट्यूट संरक्षण होगा। अगर एक्सटीट्यूट संरक्षण की बात करें तो दोस्तों, तो ये उस बायोस्फीयर रिजर्व से बाहर जाकर कहीं स्पेसिफिक एरिया पर उस स्पीसीज को रख कर वहाँ पे उसको संरक्षित करना और उसकी जनसंख्या को बढ़ाना, इसे एक्सटीट्यूट संरक्षण बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दोस्तों। तो इसी चित्र के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये बाउंड्री होगी बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गई ये एरिया जो है इसे बोलेंगे दोस्तों हम ट्रांजिशन जोन। ठीक है दोस्तों, और जो बीच का एरिया है उसे बोलेंगे हम दोस्तों बफर जोन। ठीक है दोस्तों, और जो सबसे बीच का एरिया है ये वाला, ये पूरा, ये दोस्तों इसे हम कोर जोन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, कोर जोन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ये हो गई बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व की, किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व की बाउंड्री हो गई ये दोस्तों। इसके बाद ये ट्रांजिशन जोन हो गया ये वाला। ठीक है दोस्तों, और ये वाला हो गया बफर जोन, और ये पूरा हो गया कोर जोन। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसके बारे में दोस्तों। तो जैसा कि हमने चित्र में देखा दोस्तों कि जो कोर एरिया होता है तो इसमें अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र शामिल होता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि कंजर्वेशन होता है, यहाँ पर संरक्षण होता है किसी भी स्पीसीज का। ठीक है,
इस संरक्षण एरिया में दोस्तों ह्यूमन एक्टिविटी किसी भी तरह की अलाउड नहीं होती दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है बफर जोन का। तो बफर जोन जो कि हमने चित्र में बताया कि बीच का एरिया होता है बफर जोन कोर एरिया के बाद। तो इस क्षेत्र का वैज्ञानिक अनुसंधान आदि को मजबूत करने वाली गहन पारिस्थितिक पद्धतियों के साथ संगत गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। इस एरिया में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर संरक्षण तो होता ही है किसी भी बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स रोल्स भी यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि रिसर्च कर सकते हैं यहाँ पर हम किसी भी स्पीसीज का मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटरिंग जैसे कि कैमरा ट्रैप के माध्यम से किसी भी टाइगर का मॉनिटरिंग करना। ठीक है दोस्तों। और जो सबसे आखिरी एरिया होता है जो कि सबसे बाउंड्री लाइन के पास होता है उसे बोलते हैं दोस्तों ट्रांजिशन एरिया। ठीक है। इस क्षेत्र में समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर संरक्षण तो होता ही है दोस्तों, इसी के साथ साथ डेवलपमेंटल रोल भी यहाँ पर होता है दोस्तों। जैसे कि किसी भी ट्राइब को यहाँ रहना है, यहाँ पर ट्राइब रहती है दोस्तों। बफर जोन में भी कुछ कुछ ट्राइब रहती हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कोई ट्राइब हो जो कि बफर जोन में उनका किसी स्पीसीज का संरक्षण भी करती हैं तो उन्हें बफर जोन में भी रख सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही ट्रांजिशन जोन में भी ट्राइब्स रहती हैं। यहाँ पे ये दोस्तों प्रोडक्ट होते हैं उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, जैसे कि शहद हो गया है ना, ये सब चीज़ें जो है बैम्बू हो गया, इन सब चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और यहाँ रहते भी हैं दोस्तों। तो ये हो गया ट्रांजिशन एरिया। तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इस बायोस्फीयर रिजर्व में जो दोस्तों बांदीपुर है वो एक नेशनल पार्क है, इसे हम कोर एरिया भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क को कोर एरिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है। और जो बाकी बफर जोन और ट्रांजिशन जोन है उसे हम नीलगिरी में शामिल करते हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में बांदीपुर नेशनल पार्क को कोर एरिया में शामिल करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ दोस्तों। अगले आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है कि चीन ने विश्व का पहला उच्च तापमान पर कार्यशील सुपर कंडक्टिंग टोकामक उपकरण HH70 बनाया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले यूरोपीय संघ और जापान ने जापान में विश्व के सबसे बड़े और सबसे उन्नत टोकामक फ्यूजन रिएक्टर जो कि JT60SA को शुरू किया था दोस्तों। इसी के साथ इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी कि ITER, हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, के लिए संलयन यानी कि फ्यूज़न संबंधी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई थी इसी में दोस्तों। ठीक है। टोकामक एक नियंत्रित थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न मशीन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इनका आकार डोनट के समान टोरॉयडल है। डोनट मतलब यानी कि दोस्तों जैसे कि एक ट्यूब हो गया, हम चित्र के माध्यम से बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये हो गया हमारा, ये दोस्तों यहाँ पे होल होता है दोस्तों, इसे हम डोनट बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि ट्यूब है, ट्यूब को फुला दें अपन लोग, उसके बीच में ये होल होता है दोस्तों। तो ये यहाँ पर इस तरीके का आकार का डोनट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड फिजन दोनों तरीके से आप किसी भी लैब को देखेंगे जो न्यूक्लियर रिएक्टर की लैब होगी वो इसी तरीके से होती है दोस्तों। यहाँ तक ऐसे आकार का होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया डोनट। न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न के बारे में दोस्तों। तो इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक हल्के परमाणु जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं दोस्तों। किसमें? न्यूक्लियर फ्यूज़न में दोस्तों। ठीक है। इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है दोस्तों, जिस वजह से ऊर्जा भारी मात्रा में विमुक्त होती है। दूसरी ओर परमाणु विखंडन की बात करें दोस्तों, यानी कि न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो ऊर्जा विमुक्त करने के लिए एक बड़ा परमाणु दो या दो से अधिक छोटे परमाणु में विभाजित होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अधिकांश संलयन रिएक्टर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। ये हाइड्रोजन के परमाणु समस्थानिक हैं जिनमें अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। हम चित्र के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है दोस्तों कि एक बड़ा सा न्यूक्लियर, इसको विभाजित किया जाता है कई न्यूक्लियर में, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। ठीक है। जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं। ये भविष्य का ईंधन माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये बड़ा न्यूक्लियर छोटे न्यूक्लियरों में विभाजित होता है जिसके माध्यम से एनर्जी जनरेट होती है दोस्तों। ठीक है। ये हो गया क्या? न्यूक्लियर फिजन।
इसमें क्या कौन सा ईंधन यूज किया जाता है दोस्तों? तो इसमें किया जाता है यूरेनियम हो गया, हमारा प्लूटोनियम हो गया, इन ईंधनों को यूज किया जाता है दोस्तों, ताकि एनर्जी को जनरेट किया जा सके दोस्तों। अब अगली बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूज़न की दोस्तों। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है दोस्तों कि जो बड़े बड़े रिएक्टर, छोटे छोटे जो न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं, इनको जो है एक बड़े न्यूक्लियस में कलेक्ट किया जाता है, जिसके माध्यम से एनर्जी जनरेट होती है दोस्तों। मतलब कि रिएक्ट कराया जाता है इन तीनों को, ताकि एक बड़ा परमाणु बन जाए, बड़ा न्यूक्लियर बन जाए दोस्तों, जिस कारण से एनर्जी जनरेट होती है। इसमें कौन से ईंधन का यूज किया जाता है दोस्तों? जैसा कि हमने बताया अभी कि इसमें ट्रिटियम और ड्यूटेरियम का यूज किया जाता है दोस्तों। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है दोस्तों कि बड़े परमाणु को छोटे परमाणु में विभाजित किया जाता है, जबकि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है दोस्तों कि छोटे छोटे परमाणु को बड़े परमाणुओं में कलेक्ट किया जाता है दोस्तों। तो इसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों ITER के बारे में। तो ITER यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ITER चीन, यूरोपीय संघ, जापान, भारत, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक वैश्विक वैज्ञानिक साझेदारी है। इसका वर्तमान में फ्रांस में निर्माणाधीन है, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन अभी अंडर वर्किंग है दोस्तों। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि भविष्य में ऊर्जा के स्रोत के रूप में परमाणु संलयन की जो व्यवहार्यता है उसे सिद्ध करना है दोस्तों। यानी कि परमाणुओं का न्यूक्लियर फ्यूज़न का क्या वायबिलिटी है, इसकी क्या उपयोग हो सकता है, कैसे ये भविष्य का ईंधन हो सकता है दोस्तों, इस बारे में इन सब चीज़ों को सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, न्यूक्लियर यह संलयन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए चुंबक परिरोध यानी कि कन्फाइनमेंट का परीक्षण करने वाला सबसे बड़ा टोकामाक उपकरण होगा दोस्तों। ITER, कौन सा? ITER। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में बात करिए दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं ITER इंडिया के बारे में। तो भारत औपचारिक रूप से 2005 में ITER परियोजना में शामिल हुआ था दोस्तों। ठीक है, ITER इंडिया एक भारतीय घरेलू एजेंसी है। यह प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की एक विशेष रूप से अधिकार प्राप्त परियोजना है दोस्तों। IPR भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सहायता प्राप्त संगठन है दोस्तों। ITER इंडिया ITER पैकेज की डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है। ITER पैकेज में शामिल है क्रायोस्टेट, इनबॉल शील्डिंग, कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, आयन साइक्लोट्रॉन, RF हीटिंग सिस्टम आदि आदि, इन सभी को शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ दोस्तों। अगला आर्टिकल दोस्तों बताता है कि भारत ने कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन यानी कि CAC की कार्यकारी समिति यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी की 86वें सत्र में भाग लिया दोस्तों। ठीक है, खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण एवं यानी कि FSSAI ने रोम में आयोजित CC एग्जीक्यूटिव कमेटी सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया दोस्तों। ठीक है, भारत इस सत्र में भौगोलिक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व यानी कि एशिया के आधार पर निर्वाचित सदस्य के रूप में शामिल हुआ था दोस्तों। ठीक है, कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन सत्र के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं दोस्तों। तो इसमें बताया है कि भारत में खाद्य पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकृत सामग्री पर कोडेक्स गाइडेंस का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है भारत ने। ठीक है दोस्तों, भारत ने पॉलीथीन टेरेफ्थलेट यानी कि PET कंटेनर्स, बोतलों आदि के पुनर्चक्रण पर दिशा निर्देश भी साझा किए हैं दोस्तों। ज्ञातव्य है कि ये दिशा निर्देश FSSAI ने विकसित किए हैं दोस्तों। ठीक है, भारत ने मसालों यानी कि इलायची, हल्दी, वेनिला के लिए खाद्य संरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी मानक विकसित करने का समर्थन किया है दोस्तों। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। ये ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं दोस्तों, जैसे कि UK में अगर हमारा कोई भी सामान, मसाले हो गए या भी कोई फूड से रिलेटेड कोई फल सब्जियां कुछ भी हो गया दोस्तों, अगर ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं UK में, तो वहाँ पे क्या होता है कि सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स के तौर पर वहाँ पर ये लोग बाधा के रूप में एक्सपोर्ट को रोक लेते हैं दोस्तों, और कहते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा दोस्तों, या फिर इन्हें वापस कर देते हैं दोस्तों। तो ये एक बाधा के रूप में था, इसलिए भारत ने इसका प्रस्ताव किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? तो हमारा जो कोड है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो जाएगा। दूसरा ये कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके अतिरिक्त भारत ने वनस्पति तेलों के लिए मानक विकसित करने तथा सिगा टॉक्सिन उत्पादक एस्चेरिया कोलाई के नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का भी समर्थन किया है। बता दें दोस्तों, तो जो एस्चेरिया कोलाई होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होता है दोस्तों। ठीक है,
अब बात करते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में दोस्तों। तो इसकी उत्पत्ति यह खाद्य पदार्थों के लिए मानक निर्धारित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1963 में FAO प्लस WHO के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी दोस्तों। ठीक है, इसका उद्देश्य था दोस्तों कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य पदार्थों के व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करना। इसके लिए कमीशन ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस नामक खाद्य पदार्थ मानक विकसित किए हैं दोस्तों। ये जो खाद्य पदार्थ मानक हैं ये लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य पदार्थों के व्यवहार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करना है दोस्तों, व्यापार में उचित व्यवहार। ठीक है दोस्तों, तो एलिमेंटेरियस कोडेक्स एलिमेंटेरियस वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दिशा निर्देशों और कोड ऑफ प्रैक्टिस का एक संग्रह है दोस्तों। ठीक है, क्या है दोस्तों, एक संग्रह है किसका, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का या फिर गाइडलाइंस का या कोड ऑफ प्रैक्टिस का। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, ये जो मानक है दोस्तों कोडेक्स एलिमेंटेरियस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों, ये स्वैच्छिक है दोस्तों। तो कोई भी देश इसे स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी स्वीकार कर सकते, उसकी स्वीकृति अपनी स्वेच्छा अनुसार है दोस्तों। ठीक है, WTO के एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स के सदस्य देशों को कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अनुरूप अपने राष्ट्रीय नियम बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके सदस्य के देशों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो 189 इसके सदस्य हैं दोस्तों, और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है तो वो रोम में है दोस्तों। अन्य संबंधित तथ्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो FSSAI ने नए लेबलिंग पैटर्न का प्रस्ताव रखा है दोस्तों। कहाँ पर प्रस्ताव रखा, तो दोस्तों ये CAC की कार्यकारी समिति में 86वें सत्र में भाग लिया था, उसमें ही ये प्रस्ताव रखा था दोस्तों। तो बॉक्स में बताया गया है कि FSSAI ने प्रस्ताव किया है कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर चीनी, नमक और संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट की मात्रा से संबंधित पोषण संबंधी जानकारी बोल्ड अक्षरों के साथ बड़े फॉन्ट में दी जानी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, इससे हमें जो जानकारी है, अब जो लोगों को जानकारी पता चलेगी कितना क्या हमें चुनने में मदद करेगा दोस्तों कि खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के अनुरूप है या नहीं है दोस्तों उसके। ठीक है दोस्तों, पॉइंट बताता है दूसरा कि खाद्य संरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम 2020 ये विनियमन है, रेगुलेशन है। तो खाद्य उत्पाद लेवल पर सर्विस, साइज और पोषण संबंधी जानकारी का उल्लेख करने की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करने के लिए प्रावधान करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने बताया है दोस्तों, इसका महत्व क्या है दोस्तों, तो ये उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ चुनने में मदद करेंगे दोस्तों। ठीक है, इससे गैर संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में भी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमने बताया आर्टिकल इसके बारे में दोस्तों। जो हमारा अगला आर्टिकल है उसमें बताया है कि जो UN है, UN महासचिव ने क्षेत्रीय समूह के नेताओं से संघर्ष समाप्त करने का आग्रह किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO के 24वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया दोस्तों। तो हमने SCO के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं दोस्तों, पिछले वाले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें केवल इतना बताना है कि इस जो क्षेत्रीय समूह होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताया गया कि निवारक कूटनीति, पहला पॉइंट, ये मौजूदा विवादों को संघर्ष के रूप में लेने के रोकने के उद्देश्य पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के रूप में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन का कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन सेंटर है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों कि अगर दो देशों के बीच में या तीन देशों या दो से अधिक देशों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उस विवाद को रिजॉल्व करने के लिए जो क्षेत्रीय समूह होते हैं जैसे कि SCO हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसको रिजॉल्व करने में दोस्तों। ठीक है, गौरतलब है दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को विश्व को सबसे बड़ा क्षेत्रीय सुरक्षा समूह माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जलवायु परिवर्तन और डिजिटल प्रौद्योगिकी को दुनिया के अस्तित्व के लिए दो सबसे बड़े गंभीर खतरे के रूप में बताया है। इनसे निपटने के लिए उन्होंने विश्व में व्याप्त गहरे विभाजन और संघर्षों को समाप्त करने की अपील की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विभाजन और संघर्षों को समाप्त करने की अपील की है और SCO एक ऐसा संगठन है दोस्तों, या क्षेत्रीय समूह जो हो गए वो ऐसे संगठन हैं इन विवादों को हल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इन वैश्विक चुनौतियों को देश केवल व्यक्तिगत स्तर पर हल नहीं कर सकते दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, इसीलिए क्षेत्रीय बहुपक्षवाद आवश्यक है। यहाँ क्षेत्रीय बहुपक्षवाद का मतलब है दोस्तों, जैसे कि कोई क्षेत्रीय समूह है, उदाहरण के तौर पर SCO हो गया, ASEAN हो गया, SAARC हो गया दोस्तों, इन सब समूहों की बात करते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है, जो विवाद होते हैं उनको हल करने में आसानी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय गुट या समूह या संगठन के सदस्य देश भौगोलिक रूप से एक दूसरे के निकट होते हैं दोस्तों, वे सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे में संकट के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं दोस्तों। विश्व के कुछ अन्य क्षेत्रीय समूह हैं जैसे कि यूरोपीय यूनियन हो गया, ASEAN हो गया,
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन हो गया यानी कि सार्क, बिम्स्टेक हो गया दोस्तों, है ना। तो ये सब जो क्षेत्रीय समूह होते हैं वो इस तरीके की भूमिका निभा सकते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है मध्यस्थता एवं वार्ता का आयोजन। आसियान समूह ने सदस्य देशों के बीच संघर्ष को रोकने में सफलतापूर्वक मध्यस्थता की है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि 2011 में थाईलैंड और कंबोडिया सीमा विवाद हुआ था, इस पर आसियान ने सबसे जो सॉल्यूशन है, समाधान को सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों, ठीक है। संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण में भी इनकी भूमिका होती है, जैसे कि क्षेत्रीय समूह संघर्ष के बाद समाजों के पुनर्निर्माण में सहयोग करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए पश्चिमी बाल्कन में यूरोपीय संघ की भूमिका थी दोस्तों। विश्व के अस्तित्व के लिए संकटों को दूर करने में भी इनकी भूमिका होती है, जैसे कि यूरोपीय संघ ने नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट और यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट लागू किए हैं। ये विश्व के अस्तित्व के लिए उपयुक्त बढ़ने दो बड़े संकटों से निपटने के लिए केंद्रित है। कौन से संकट है दोस्तों? जलवायु परिवर्तन और दूसरा डिजिटल प्रौद्योगिकी, ठीक है। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनियंत्रित विकास की, ये दो संकट को निपटने के लिए बात करी गई दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें चुनौतियां क्या हैं? संकटों को हल करने में क्षेत्रीय समूह के समक्ष चुनौतियां क्या हैं दोस्तों? तो इसमें बताया गया कि क्षेत्रीय समूह वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट बताया कि सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य देशों के बीच संघर्ष या मतभेद अक्सर एकीकृत कार्रवाई और संघर्ष के प्रभावी तरीके के प्रबंधन को बाधित करता है दोस्तों। सदस्य देशों के प्रभावी सहयोग की कमी, म्यांमार के सैन्य शासन से सहयोग नहीं मिलने के कारण आसियान वहाँ के संघर्ष समाप्त करने में विफल रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि चुनौतियों के बारे में बात करिए दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी करंट न्यूज़ में हमने बताया कि जो SCO था उसमें इंडिया के जो PM है उन्होंने भाग नहीं लिया, क्योंकि चाइना वहाँ पे भाग ले रहा था, क्योंकि चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है, इस वजह से कोई विवाद होता है, तो इस वजह से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वहाँ पर भाग नहीं लिया, और जो जयशंकर प्रसाद थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने वहाँ पर भाग लिया दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हमारी चुनौतियाँ हैं दोस्तों, है ना, ठीक है दोस्तों। तो इस आर्टिकल के बारे में इतना था दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।